दूसरा फीचर आ जाता है आपका रिप्रोडक्शन। तो देखें रिप्रोडक्शन भी आपका एक तरीके से यहां पर आप बता सकते हैं ये भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्या है? ये भी आपका एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी आप इसे अविशिष्ट लक्षण या अविभेदी लक्षण कह सकते हैं। जिस प्रकार से वृद्धि के आधार पर आप सजीव को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते, विभेदित नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जनन के आधार पर भी आप सजीव को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते। कैसे भाई? ये तो कि जनरली हम तो स्टडी करते हैं कि भाई जो जनन करता है वो सजीव है और जिसमें जनन नहीं होता है वो निर्जीव है, सीधी सी बात है। तो फिर क्या होना चाहिए था? ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसमें जनन की क्षमता नहीं है वो सजीव नहीं है। तो फिर जैसे बंद दंपति हो गए, जैसे खच्चर हो गया, जैसे जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, वो स्टेराइल होती है। तो स्टेराइल इसका मतलब क्या वो निर्जीव है? तो नहीं। तो उस फीचर के आधार पर, उस पॉइंट के बेस पे आप यहां पर इसे भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखते हैं। अब देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सिंपल सी चीज है कि रिप्रोडक्शन का मतलब किसी जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। किसी जीव द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब देखें कि जिस जीव के द्वारा, हम कह रहे हैं ना किसी जीव के द्वारा, तो जिस जीव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेरेंट, जनक कहते हैं। और जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है इसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, जिसे हम हिंदी में संतति भी कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर ये थ्योरेटिकल पोर्शन तो है, लेकिन यहां पर ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनका सीधा स्टेटमेंट आ जाता है आपकी नीट में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जैसे मैं बता रहा हूं वो सारे के सारे याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आ जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकी जीव। एक कोशिकी जीवों में जैसे एग्जांपल के तौर पर बैक्टीरिया ले लिया आपने यूनिसेल्युलर एल्गी ले ली, आपने अमीबा ले लिया, है ना? ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेल्युलर। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, कोशिकाओं की संख्या में क्या होना? वृद्धि होना। उसे आप ग्रोथ कहोगे, उसे आप रिप्रोडक्शन कहोगे। तो मैंने आपको ग्रोथ के अंदर भी बताया था कि उसे ग्रोथ की बजाय रिप्रोडक्शन कहना ज्यादा उचित होगा। तो यहां पर ध्यान में रखें कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, है ना, वृद्धि और जनन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची बता सकते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, ग्रोथ के अनुसार देखें तो उसके जो ट्विन कैरेक्टर अपन ने स्टडी किए थे, द्वियुग्मी लक्षण क्या थे? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो इस तरीके से तो आप उसको क्या कह सकते हो? ग्रोथ कह सकते हो। लेकिन एक अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू दो नए अमीबा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? रिप्रोडक्शन भी तो होगा ना। तो आप उसे ग्रोथ भी कह सकते हैं, उसे आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, इन एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्लियर? उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखें कि रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग। जनरली आप देखें तो जितने भी निर्जीव हैं वो जनन की कैपेसिटी रखते हैं। तो मेरे पास में जैसे ये चौक है, क्या ये अपने जैसी एक और नई चौक बना सकती है? क्या नहीं बना सकती है। कोई कलम है, कोई पेन है मेरे पास में, तो क्या ये अपने समान दूसरा बना सकता है? नहीं बना सकता। इट मीन्स जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है ना। अब देखें कि कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे खच्चर हो गया,
है ना, म्यूल जिसको अपन कहते हैं, हिन्नी भी होता है इसके अंदर, वर्कर या श्रमिक मधुमक्खी कह दीजिए आप बंध दंपत्ति कह दीजिए, है ना, मानव में बंध दंपत्ति हो गए। तो इस प्रकार से ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जनन की क्षमता अनुपस्थित होती है। तो क्या हम इन्हें निर्जीव कह दें क्या? नहीं, हम इन्हें निर्जीव नहीं कह सकते। ये सजीव हैं लेकिन इनके अंदर जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसीलिए हम जनन को किस में रखते हैं? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखते हैं। किस में रखेंगे? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ सजीव जो हैं उनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पर अपन देखें तो हम जनन को बेस मानकर सजीव और निर्जीव में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सजीवों को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद में देखें सिंपल सा कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जनन को सामान्यतः 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर तो देखिए मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको गिना देता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, केवल एक ही जनक होगा। उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन कभी भी गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस नहीं होता। इट मींस इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। और यहां पर पॉइंट ध्यान में रखना, अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं है तो इसका बेनिफिट क्या है या इसका लॉस क्या है? तो ध्यान में रखें, अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाली सारी संरचनाएं या सारे जो जीव हैं वो अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, बिल्कुल अपने जनक के समान होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ मियोसिस नहीं होता है। इसके पीछे क्या फैक्ट है? तो इसके पीछे फैक्ट कौन सा? मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज, जिसमें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, और उसी की वजह से वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो अगर मियोसिस नहीं है तो वेरिएशन भी नहीं है। तो ध्यान में रखें, मियोसिस के अनुपस्थिति से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, और इसी की वजह से उत्पन्न होने वाली संततियां बिल्कुल अपने जनक के समान होती हैं। तो यहां पर ध्यान में रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस कभी नहीं होता। दूसरी बात कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जबकि आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर युग्मक जनन के दौरान आपको मियोसिस देखने को मिलेगा, और साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी यहाँ पर पाई जाती है। जाइगोट का निर्माण यहाँ पर होता है, एंड देन आप कह सकते हैं कि उत्पन्न होने वाली संतति अपने जनक से एवं आपस में या अन्य संतति से सदैव और सदैव भिन्न होती है, केवल एक अपवाद को छोड़कर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ज्यादा बात नहीं, ज्यादा हम डिटेल से फिर रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। यहां पर आपको इतना सा ध्यान में रखना है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो यहां पर एक्सेप्शन है, क्योंकि वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, इसीलिए उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो कुछ टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप देखें। बाय स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसमें? एल्गी और फंजाई में आपको देखने को मिलती है, शैवाल और कवक में देखने को मिलती है। दूसरा देखें आप बाय बडिंग, मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन में आप देखेंगे यीस्ट और हाइड्रा, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। मुख्यतः जो है हम हाइड्रा को स्टडी करते हैं छोटी क्लासेज में, लेकिन 12th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में यीस्ट में बडिंग को बताया हुआ है। तो ध्यान में रखें, स्पेशली जोर दिया हुआ है कि यीस्ट में भी रिप्रोडक्शन कौन सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है? बाय बडिंग, मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बाय फ्रेगमेंटेशन, खंडन विखंडन के द्वारा
किसमें होता है? तो आप एल्गी ले लीजिए। एल्गी कौन सी? जो फाइबर, जो तंतुमय शैवाल है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो फंजाई है उनके अंदर देखने को मिलेगी, और जो ब्रायोफाइट यानी जो मॉस है उनके अंदर प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। यह भी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रोटोनिमा के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन से ही आपको क्या मिलेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लास्ट रहता है बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है यहां पर पुनर्जनन कह सकते हैं आप इसको, और पुनर्निर्माण आप इसको कह सकते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब सामान्यतः ही आपको एक इसका फंडामेंटल एग्जांपल है प्लेनेरिया, है ना। प्लेनेरिया में होता क्या है? देखिए कि प्लेनेरिया में, जैसे ये प्लेनेरिया मैं बना देता हूं, ये प्लेनेरिया कुछ इस प्रकार का होता है, फ्लैटवर्म के अंदर आता है। ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया की बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, है ना। सबसे ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है हेड, फिर जो बीच का पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रंक यानी धड़, और सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगी टेल, है ना। जब हम रीजनरेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि जब हम प्लेनेरिया को यहां पर 3 पोर्शन में काट दें, इसके हेड भाग को अलग कर दे, सिर को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया और पूंछ को अलग कर दिया, तो जो सिर वाला भाग है वो धड़ और पूंछ का निर्माण कर लेता है, धड़ वाला भाग सिर और पूंछ का निर्माण कर लेता है, और जो पूंछ है वो धड़ और सिर का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से आपको एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया मिल जाएंगे? 3 प्लेनेरिया। इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखें, शरीर के किसी विलुप्त भाग का पुनर्निर्माण हो जाना। आपने हेड को अलग कर दिया, ट्रंक और टेल का निर्माण किससे? हेड से हो जाएगा। आपने ट्रंक को अलग किया हुआ है, ट्रंक से हेड और टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और टेल अलग की हुई है तो ट्रंक और हेड का फॉर्मेशन उससे हो जाएगा। यानी शरीर के किसी भाग में संपूर्ण शरीर के निर्माण की जब क्षमता होती है तो आप इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन, है ना। पुनरुद्भवन इसे कहा जाता है। और पुनरुद्भवन यहां पर प्लेनेरिया के तो संपूर्ण शरीर में पुनरुद्भवन की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जीव, जैसे स्टारफिश की एक भुजा कटने पर पुनः नई भुजा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस का मतलब यहां पर जो आपकी घरेलू छिपकली है, जिसे आप वॉल लिजार्ड के नाम से भी जानते हैं, घरेलू छिपकली को, वॉल लिजार्ड में भी ये कैपेसिटी होती है, लेकिन केवल और केवल पूंछ में, कि किसी खतरे का अंदेशा होने पर जो छिपकली है वो अपनी पूंछ को स्वतः ही क्या कर देती है? पृथक करने की क्षमता रखती है, अलग कर देती है ना। या फिर किसी कारणवश अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ वापस जनरेट हो जाती है, वापस नहीं आ जाती है। तो ध्यान में रखें, हेमीडेक्टाइलस, स्टारफिश, ये भी जो है आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं किसमें? रीजनरेशन के अंदर। तो ये आपका दूसरा फीचर था रिप्रोडक्शन। दोनों के दोनों जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं वो हमने स्टडी कर लिए, दोनों नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर स्टडी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे।